तो भाई कैसे आप सभी लोग भाई सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। जब भी तुम लोग वीडियो देख रहे हो आप लोग सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ और आज हम करने क्या आ रहे हैं। थंबनेल तो सबने देख ही लिया होगा, आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आज हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो मैंने सोचा चलो भाई पहले खुद का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। बात रही मेरी, तो मैं कौन हूँ। मैं हूँ अर्पण खंडेलवाल, इस चैनल का नाम है अर्पण इज ओपी। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले। लेकिन पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो पे क्लिक किया है तो क्या सोच के किया है और क्यों किया है, मैं करवाने क्या वाला हूँ और मेरी क्वालिफिकेशंस क्या है। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन अगर मैं बताऊँ तो मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं खुद 10th का एक स्टूडेंट हूँ। तो देखो ये जो प्लेटफॉर्म है ना यूट्यूब नाम का, इस पे आपको बहुत से लोग मिलेंगे, लाइक बहुत से टीचर्स। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन बहुत से टीचर्स है। किसी ने नीट क्रैक की है, किसी ने जेई क्रैक की है, किसी ने इंडियन में रैंक लाई है, इंडिया में रैंक लाई है मतलब। तो बहुत से लोग हैं। तो मुझ में ऐसा क्या है जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग समझ पाओगे। देखो मेन कंसेप्ट क्या है ना, जब तुम तुम्हारे किसी उम्र वाले से पढ़ते हो तो तुमको जल्दी दिमाग में फिट बैठता है। मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ मत पढ़ो वहां मत पढ़ो, लेकिन अगर तुम्हें कंसेप्ट नहीं समझ आ रहे, तुम रिवाइज मारना चाहते हो तो मेरी वीडियोस देखो, बिकॉज मैं यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक तो यही है जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि मैं यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं करवाऊंगा। अब आधे बच्चे तो यही सोच के वीडियो नहीं देखेंगे कि भाई एनसीईआरटी क्यों नहीं करवाऊंगे। मैं कंसेप्ट एनसीईआरटी के ही सिखाऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस एनसीईआरटी के नहीं होंगे। एक आधी क्वेश्चन मैं करा दूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे आपके सीबीएसई के। तो पिछले लाइक अगर मैं अभी आज के एग्जांपल बता दूं तो आज के लेसन में हम देखेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो हम सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास में, यानी आज से कितना 12 साल पहले का क्वेश्चन पेपर। तो 12 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर से सब है मेरे पास में। हमने अच्छी खासी स्टडी की है, मैंने और मेरे थोड़े दोस्त लोगों ने, तो हमने मिल करके थोड़े बहुत क्वेश्चंस निकाले। देखो यार मैं खुद 10th में हूँ, लेकिन बात क्या है ना, जब मैं ऑनलाइन स्टडी करता हूँ तो एक आधी क्वेश्चन ऐसा आता है जो मुझे खुद को नहीं समझता, तो आप लोगों को भी नहीं समझता होगा। तो मेन मोटो क्या है, जिसको नहीं समझ रहा है वो मेरे चैप्टर लाइक वो मेरी वीडियो से पढ़े, और जिसको समझ रहा है वो भी पढ़ ले। लाइक जिसको तो समझ रहा है भाई वो तो रिवीजन करनी आ रहा है ना। तो एक तरीके से ये रिवीजन सीरीज आप मान सकते हो, हम रिवीजन ले ले बच्चों की। जो मुझसे छोटे वो तो मेरे को भैया बुलाएंगे, जो मुझसे बड़े वो तो क्यों ही वीडियो देखेंगे, लेकिन जो खुद 10th में तो वो मुझे अर्पण बुला सकते हैं। मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को सर बोलो ये बोलो, मेरे को ये सब पसंद भी नहीं है। तो मेन मोटो जो एक था इस चैनल को बनाने का वो गेमिंग का था, लेकिन मैंने सोचा यार गेमिंग में कुछ नहीं रखा है, अदर देन हम गेम्स खेले और बस वीडियो डालते जा रहे हैं, उसके लिए बाकी दुनिया पड़ी है यार। अगर अपने को पढ़ाना अच्छा लगता है और पढ़ना अच्छा लगता है तो फिर अपन खुद ये काम क्यों नहीं कर लेते हैं। बाकी टीचर बनने का मेरा शौक नहीं है, मैं सोचा 10th का साल है, वैसे भी बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, स्पेशली मैथ्स को लेकर के। तो मेरे कंसेप्ट थोड़े बहुत क्लियर है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेरा सब कुछ क्लियर है, लेकिन मेरे कंसेप्ट अच्छे खासे क्लियर है। जितना पेपर में पूछा जाता है उतना तो आता ही है मुझको। तो चलो फालतू की बातें छोड़ते, फटाफट से अपन शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट वीडियो का, फर्स्ट चैप्टर का श्री गणेश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर तो बिस्तर पे लेटे हुए हो तो उससे बात कर रहा हूँ मैं, तू तू जो बिस्तर पे लेट करके देख रहा है ना कि चलो ये कौन है चलो देखते हैं, बेटा लेटे वेटे मत, हाथ में किताब ले ले और किताब में लिख। क्या लिखेगा? अर्पण इज ओपी मैथ्स लिख तू। अर्पण इज ओपी मैथ्स की हेडिंग डाल। तेरी एक महीने में पूरी एक रजिस्टर भर जानी चाहिए 100 पेजेस की। आज मैं 200 का नहीं बोल रहा, 200 वाली तेरे 2 महीने में बनेगी। तो एनसीईआरटी की किताब ले ले, ये देख मेरे पास में भी है। एनसीईआरटी लेकर के रख ले। एनसीईआरटी पकड़ो, एक एक रजिस्टर पकड़ लो जिसपे कि तुमको तुम्हारा नाम वगैरह तुम डाल लो अच्छे से। एक बढ़िया से रजिस्टर बनाओ, 200 पेजेस की 100 पेजेस की जैसी बनानी है। और अब मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ ध्यान दो, मैं क्वेश्चन भी दूंगा तुम्हें खुद से सॉल्व करने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स का। तो देखो ये जो कंसेप्ट है ना, आई मीन ये जो लेसन है, इस लेसन में आप लोगों को सिर्फ 2 ही कंसेप्ट सीखने। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, कोशिश करेंगे 2 या 3 लेक्चर में निपटा दे, क्योंकि 2 लेक्चर आप लोगों को लगेंगे पहला कंसेप्ट सीखने के लिए और दूसरा लेक्चर आप लोगों को लगेगा दूसरा कंसेप्ट सीखने के लिए। तो मैं पहले बता देता हूँ कंसेप्ट कितने, 2 ही कंसेप्ट है, एकदम सिंपल से। देखो ज्यादा कुछ करना नहीं है इस चैप्टर में ना, आपको 2 कंसेप्ट मिलेंगे। पहला HCF एंड LCM और दूसरा प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। मेरी हैंडराइटिंग पे कोई मत जाना, मैं जानता हूँ मेरी हैंडराइटिंग खराब है यार। देखो 10th का साल है, अपन लोग पढ़ने आए, तुम कंसेप्ट सीखो ना यार, तुम हैंडराइटिंग को क्यों देख रहे हो।
तो जो पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स, उसमें हमारे दो कंसेप्ट होने वाले जो कि एचसीएफ एंड एलसीएम, और दूसरा प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। मैं देखो अभी पढ़ाने से पहले फिर बोल रहा हूँ, जिसको बहुत आता है, जो बिल्कुल सोच रहा है कि मुझे सब आता है, वो लेक्चर छोड़ के जा सकता है। लेक्चर इन द सेंस देखो, तुम वीडियो छोड़ के जा सकते हो, मैं तो लेक्चर ही बोलूंगा, तो इट्स ऑल अबाउट माई एटीट्यूड। देखो अगर तुम्हें सब आता है, तुमको लग रहा है कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो वीडियो छोड़ के। लेकिन तुम्हें सब आता है और तुम्हें लग रहा है कि चलो एक बार रिवाइज मार लेते हैं, तो देख लो, लगे तो वीडियो को आगे बढ़ा लो, आगे मैंने क्वेश्चंस दिए हुए प्रैक्टिस के लिए वीडियो में, तो तुम वो देख सकते हो। बाकी अपन अभी फटाफट से बढ़ते हैं। तो क्या बोला मैंने, ये देखो क्या बोला मैंने, पहला कंसेप्ट हमारा होगा एचसीएफ का। किसका होगा, एचसीएफ का, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे अपन लोग। और दूसरा कंसेप्ट जो होगा हमारा वो होगा एलसीएम का। अब आप लोग बोलोगे कि भाई ये तो तीन कंसेप्ट हो गए, कंसेप्ट दो ही है, लेकिन फर्क क्या है ना, जब भी तुम सीबीएसई के क्वेश्चंस दोगे, सीबीएसई हमेशा तुमको पेपर में ऐसे नहीं पूछेगा कि तुम एचसीएफ फाइंड कर दो, एचसीएफ इक्वल्स टू डोंट नो और एलसीएम इक्वल्स टू डोंट नो। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। अगर तुम सोच रहे हो तुम पेपर में जाओगे, तुमको एक नंबर पकड़ा दिया, सपोज नंबर एक्स है, तो तुमको बोलेंगे एक्स का एचसीएफ फाइंड कर दो, खत्म, ये हो गया 2 मार्क का क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता है। तुमको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुमको एचसीएफ देंगे, एलसीएम देंगे, या दोनों फाइंड करने बोलेंगे, दोनों के रिलेशनशिप बताएंगे, मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है उसमें। तो ये होता है अपना एचसीएफ और दूसरा होता है अपना एलसीएम। तो दूसरा जो हमारा कंसेप्ट है वो है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। अब प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, देखो ये कंसेप्ट ना बहुत छोटा कंसेप्ट भी है पर बहुत बड़ा कंसेप्ट भी है। छोटा इसके लिए क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, एक पेज का बस प्रूफ होगा, हो गया। लेकिन बड़ा कंसेप्ट इसके लिए बिकॉज ये जो टॉपिक है, ये वाला एचसीएफ और एलसीएम, ये टॉपिक तुम लोगों को समझना है। देखो इसको रट्टा मारने की गलती मत करना, क्योंकि जब तुम पेपर देने जाओगे ना, मैं तुमको देखो बोर्ड्स के लिए बता रहा हूँ, मैं खुद 10th में हूँ, लेकिन मुझको पता है बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो पहला अपना टॉपिक है एचसीएफ एलसीएम, इसको अगर तुमने रट्टा मारा तो बेटा तुम्हारी तो विकेट उड़ने वाली है। इसको रट्टा नहीं मार सकती, इसको समझना ही पड़ेगा, बिकॉज वो कैसे क्वेश्चन डालेंगे, क्या डालेंगे, तुम्हें नहीं पता। यार मुझसे ज्यादा पता है तुम लोगों को, मैं क्या बता रहा हूँ। और दूसरा प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। अब ये वाला जो कंसेप्ट है, एक पेज का ये प्रूफ होता है, छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बड़ा इसके लिए क्योंकि ये तुमको रट्टा मारना पड़ेगा। देखो इसमें ऐसा नहीं है कि तुम बस समझते जा रहे हो, समझते जा रहे हो, और फिर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में तब तुम लिख दोगे, ऐसा नहीं होता। ये जो कंसेप्ट है ना प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, ये तुम्हें रट्टा ही मारना पड़ेगा। इसमें 2-3 पॉइंट्स होते हैं जो मैं तुमको समझा दूंगा, वो तुम्हें समझना है, लेकिन बाकी जो एक पेज का प्रूफ होता है वो रट्टा मारना है, मतलब मारना है। तो रट्टा मारने के लिए अपन एक लेक्चर अलग से लगाएंगे कि रट्टा कैसे मारते हो, उसकी भी ट्रिक है मेरे पास में। तो आज तो अपन ये नहीं सीखने वाले, आज अपन सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो फटाफट से एनसीईआरटी को अपने हाथ में ले लो, मैं फटाफट से बोर्ड रफ करता हूँ। जब तक कि मैं बोर्ड रफ कर रहा हूँ, पानी वानी पी लो, एनसीईआरटी निकालनी है वो निकाल लो, जो करना है करो, लेकिन फटाफट करो यार। अपन इसको रफ करते फटाफट से। यार आज तो डस्टर भी खराब चल रहा है, अपना डस्टर काम नहीं कर रहा। यार कितना बढ़िया थॉट लिखा हुआ है, देखो यार, लव योरसेल्फ। अबे खुद से प्यार करो। मैं जाता हूँ देखता हूँ भाई हम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे प्यार करते हैं, अबे खुद से प्यार कर लो। और मेरे देखो मेरी वीडियोस देखोगे तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, तुम खुद से तो प्यार करोगे, साथ ही साथ मैथ से भी प्यार हो जाएगा तुमको, मैं बता रहा हूँ ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं। पहला कंसेप्ट जो अपन पढ़ने वाले वो होगा एलसीएम का। चलो एलसीएम लेते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला जो कंसेप्ट है वो तुम्हारा थ्योरम है, लेकिन पहले मैं तुमको कंसेप्ट समझाऊंगा, बाद में मैं तुमको थ्योरम समझाऊंगा, ठीक है ना। तो टेंशन मत लो तुम। पहला है तुम्हारा एचसीएफ, जिसको बोलते हैं, यार देखो इतना लिखने का फायदा नहीं है, तुम सबको सब पता है यार, ये फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं अपन, फर्स्ट में होता था ये सब। सीबीएसई वालों का तो फर्स्ट में होता है, बाकी तुम्हारा पता नहीं मुझको, अगर तुम किसी और पैटर्न के होंगे तो ये देख लो, पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो है एचसीएफ का। अब एचसीएफ होता क्या है भाई, एचसीएफ का साधारण सा मीनिंग है, एनसीईआरटी लिए ना हाथ में, हाँ फिर ठीक है। तो एचसीएफ का साधारण सा मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोला मैंने, एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अरे बोल ना भाई, बोल तो सही, तू बोल ही नहीं रहा है। अबे देखने से मतलब नहीं है, ये ना इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं मैं कि भैया स्टोरी बोल रहे हो और बस हम तो सोए पड़े। अबे बोल मुझसे, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा नंबर
क्या बोला मैंने, एक ऐसा नंबर जो कि सबसे बड़ा नंबर हो जो दोनों को डिवाइड कर दे। कुछ समझ नहीं आया ना, मुझे भी समझ नहीं आया। देखो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे 4 और 8 ले लो। क्या बोला मैंने, 4 और 8। अब अगर इन दोनों का मैं तुमको बोल दूं HCF निकालो, तो HCF का मीनिंग क्या बोला था हमने, HCF का मीनिंग क्या बोला था, अरे बोल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बेसिकली मीनिंग क्या है, सबसे बड़ा नंबर जो कि दिए गए दोनों नंबर को, सबसे बड़े के लिए अपन बी लिख देते हैं, सबसे बड़ा नंबर, बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो कि दिए हुए दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। दिए हुए दो नंबर कौन से, 4 है और 8 है, दो नंबर है ना, और सबसे बड़ा नंबर। तो मेरे को इतना बताओ, 1 के टेबल में 4 और 8 आता है, आता है भाई, 1 4 जा 4 और 1 8 जा 8। क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि 1 से बड़ा है और दोनों को डिवाइड कर दे, कौन है, 2 है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। लेकिन इससे भी बड़ा नंबर हो सकता है, शायद से वो नंबर 3 हो सकता है। अबे बट 3 के टेबल में तो 4 भी नहीं आता और 8 भी नहीं आता। अब तो चलो 3 के बाद देखते, 3 तो नहीं है, 4 देख लेते हैं। तो 4 वो नंबर है जो कि 4 को भी डिवाइड करता है, 8 को भी डिवाइड करता है। अब कुछ महान लोग बोलेंगे 4 को चलो 5 को भी देख लेते हैं। अबे तो मेरे भाई 4 के बाद में तू कोई भी नंबर ले ले, तू 5 जा, 6 जा, 7 8 9, तू किधर भी चले जा, अबे उनके टेबल में 4 थोड़ी आएगा। सिंपल सी बात है ना। देखो HCF का मीनिंग क्या है, एक ऐसा नंबर जो कि सबसे बड़ा नंबर भी हो और दिए गए दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। यार तू ज्यादा स्ट्रेस मत ले, तू बात समझ, तू बातों पे ध्यान मत दे, तू कंसेप्ट समझ। सबसे बड़ा नंबर जो कि दिए हुए दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, उसको हम बोलते हैं HCF। समझा, समझा तू। हाँ तो देखो कहा थे हम लोग, मैंने क्या बोला था कि 4 अकेला ऐसा नंबर है, मैंने क्या बोला था, 4 नंबर है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब आप बोलोगे भैया कि हम 1 पे गए, हम 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए, चलो 5 पे चलते हैं। मैंने बोला ठीक है यार, तेरे को चलने की मर्जी, अपन चल लेते। तो अपन चले गए 5 पे। अब हुआ क्या, 5 के टेबल में चलो भली 8 नहीं आता है, अपन चलो एक पल को ये मान लेते कि जो 5 है ना उसके टेबल में 8 आता है, मैंने मानने के लिए बोला। अब मुझे ये बताओ, अबे 5 के टेबल में 4 आता है, अबे 5 तो 4 से बड़ा है। तो जो भी नंबर पहले और दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, मगर वो नंबर पहले नंबर से, मतलब पहला नंबर देखो ऐसा भी हो सकता है ना, 8 और 4, तब तुम बोलोगे भैया अब तो आप 4 भी नहीं बोलोगे, ऐसा नहीं है। जो सबसे छोटा नंबर होता है, अगर आपको 2 या 3 नंबर दिए, मान लो आपको 10 नंबर पकड़ा दिए, तो उन 10 नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर होगा ना, वो नंबर उससे बड़ा नहीं जाना चाहिए। ये तो चलो ये थोड़ी बात की थेरी हो गई, इतना कंफ्यूज मत हो। देखो मेन मोटिव क्या है ना पढ़ाने का, जो स्ट्रांग बच्चा है उसको भले ही नहीं समझा, वो बराबर निकल जाएगा पढ़ के, लेकिन जो वीक है ना भाई, मैं उसके लिए पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मैं खुद जानता हूँ हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं जिनको कुछ ही नहीं समझता। तो अब सबको तो बता नहीं सकते ना स्कूल में कि भाई मैं पढ़ाता हूँ, तो जिसको पढ़ना है भाई वो वीडियो देख के पढ़ लो। मेन कंसेप्ट क्या है, HCF मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो कि दिए गए 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने भी नंबर पकड़ा ले आपको, वो सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या होता है, अगर मैं 4 ले लूं तो 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 0, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। अगर मान लो मैं ऐसा लिख दूं कि 3 डिवाइडेड बाय 4, अब क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 आ गया, अब रिमाइंडर कितना आ गया, 1, एक बच रहा है ना। तो ऐसे इसमें पता है क्या होता है, अगर रिमाइंडर 0 को छोड़ के कोई भी नंबर आ गया, मान लो रिमाइंडर तुम्हारा रूट में आ रहा है, ऐसे भी नंबर होते हैं जिनके रिमाइंडर रूट के अंदर आते हैं, तो उसको अपन HCF नहीं बोल सकते। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है, HCF की डेफिनेशन क्या थी, वो सबसे बड़ा नंबर जो कि दिए गए 2 नंबर या 3 नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है ना। देखो मैं जानता हूँ लेक्चर बहुत या वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, मैं लेक्चर ही बोलने वाला हूँ तो तुम देख लेना। मैं जानता हूँ लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन मेन बात क्या है ना, फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वगैरह किया, अभी थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ा रहे, फर्स्ट लेक्चर में इतना होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, वो बेटा वो एकदम फास्ट चलने वाले, डाउट क्लियर होंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन
फालतू का टाइम पास नहीं होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो देखो HCF समझ गए, क्या होता है HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? क्या होता है वो? सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए दो नंबर को या तीन नंबर को, आमतौर पर सीबीएसई का जब आप पेपर दोगे, आप स्कूल का टेस्ट दो, आप बोर्ड के पेपर दो, आप कुछ भी दो, पिछले साल का भी अगर पेपर देखोगे तो HCF और LCM पूछते वक्त ना दो ही नंबर देते हैं। बट हाँ, अगर तो डिफिकल्टी बढ़ानी हुई तो तीन भी दे सकते, तीन से ज्यादा नहीं देंगे, इतना चिंता मत करो। तीन से ज्यादा वो फिर आगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं, वो होती है ना वो तुम्हारी सर्वोदय वगैरह, उसमें आ जाते हैं वो क्वेश्चंस। तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए दो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, मतलब कि जीरो कर दे, उसको हम बोलते हैं HCF। समझे? समझा कि नहीं? तुझसे बात कर रहा हूँ मैं, समझा ना? हाँ ठीक है। तो भाई देखो HCF खत्म हो गया। अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, वो अकेला ऐसा नंबर जो दिए गए दो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, जीरो कर दे दोनों नंबर को, उसको HCF बोलते हैं। मैं अभी एक एग्जांपल और दे देता हूँ। डस्टर कहाँ है मेरा? अरे डस्टर बार बार गायब हो जाता है यार। देख मैं तुझको एग्जांपल देता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। मैंने ना फर्स्ट वीडियो के लिए बहुत तैयारी कर रखी थी, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स लेके आया हूँ मैं। उन 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स में से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो सब निकाल के रखे हुए। बट क्योंकि यार देखो वीडियो लंबी हो रही है, मैं खुद पिछले 2 घंटे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो में वो 10-15 मिनट ही दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं 2 घंटे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी के लिए आज इतना नहीं बढ़ाएंगे। अभी देखो मैं सिर्फ लास्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो मैंने लिख दिया 16 और 36। तो एक ऐसा नंबर बताओ मुझको जो कि इन दोनों को कंप्लीटली जीरो कर दे, और वो सबसे बड़ा नंबर होगा। वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है यार? सबसे बड़ा नंबर किसको बोलते हैं हम? HCF को बोलते हैं ना। तो HCF निकालना है किसका? 16 और 36 का। अभी देखो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ सिर्फ। इसको निकालने के लिए ऐसा नहीं कि हर बार तुम बस टेबल काउंट करते बैठो। ऐसे तो अगर मान लो मैंने कल को लिख दिया 320 और 218, अब इसका HCF बता दो, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। अबे तुम तो पेपर छोड़ के भग जाओगे, तुम बोलोगे भाई इतना बड़ा टेबल तो आता ही नहीं है। तो अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, इसको निकालने की भी एक ट्रिक होती है यार, तुम सबको सब पता है, लेकिन जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बता रहा हूँ। क्योंकि कुछ महान लोग हैं ऐसे जिन्होंने अभी तक के पढ़ना शुरू ही नहीं किया, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है ना? तो डरने की जरूरत नहीं, अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। देखो 16 और 36, तो एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है? 8 के टेबल में आता है, 8 1 8 2 32। 8 के टेबल में तो नहीं आता है भाई, फिर तो 8 भूल जाओ। 4 के टेबल में आता है यार। देखो फिर से 4 आ गया, कोइंसिडेंस देख रहे हो तुम? 4 4 ऐसा नहीं है कि अब मैं अगला क्वेश्चन लिख दूं तो उसमें भी तुम बोल दोगे भैया 4 आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो देखो 4 4 16, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा नीचे, 16 और 36। तो इसको जो डिवाइड कर रहे हैं कंप्लीटली वो 4 है, और जो इसको डिवाइड कर रहे हैं वो भी 4 है। 4 4 16 और 4 9 36। मैं बीच में मल्टीप्लीकेशन डालना भूल गया, ठीक है ना? 4 4 16, 4 9 36। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0, और रिमाइंडर 0 आ गया मतलब वो क्या है? अरे वो क्या है दोनों नंबर का? HCF है ना। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, बस खत्म। अबे छोटा सा कंसेप्ट है, तुम बेफालतू में डरते हो, पता है? तो यहाँ पे तुम्हारा HCF खत्म हो गया। अब मैं जो आगे एग्जांपल दूंगा उसमें समझेगा। अभी तो मैंने सिर्फ कंसेप्ट सिखाया है यार, अभी तो बहुत सीखना है। तो यहाँ पे तुम्हारा HCF खत्म हो गया। अब हम LCM की तरफ बढ़ते हैं। मैंने सोचा था कि आज 1-2 क्वेश्चंस भी करवा देंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ LCM और HCF करवाते, बाद में अगर लगा तो मैं दोनों की रिलेशन भी बता दूंगा। अभी के लिए LCM सीखते पहले यार, रिलेशन कहाँ बता रहा हूँ तुमको। और ये मैथ्स की रिलेशन है, तुम तुम्हारी रिलेशनशिप मत चालू कर देना कि भैया हमारा रिलेशन तो बहुत अच्छा है। ये मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, समझे ना? यहाँ पे अपनी केमिस्ट्री मत घुसाना तुम। चलो तो अब हम पढ़ने वाले LCM, अपना सेकंड कंसेप्ट। देखा है तो फर्स्ट कंसेप्ट ही, लेकिन सेकंड लिख देते हैं LCM। अब LCM का मतलब क्या होता है? अब देखो जिसको HCF का मतलब समझाना है वो LCM भी समझ जाएगा, क्योंकि मैंने तो अच्छे से समझाया है, तुम गलत समझ रहे हो ठीक है ना? तो LCM का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या मतलब होता है इसका? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये तो भाई बहुत बड़ा शब्द हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बहुत बड़ा शब्द है ना? कुछ समझा तुझको? मुझे भी नहीं समझा।
तो अपन अभी हिंदी में समझेंगे यार, हिंदी अपनी भाषा यार, अपनी भाषा में समझेंगे ना। तो एलसीएम का साफ साफ मीनिंग क्या होता है, वो सबसे छोटा नंबर। अभी एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला था, वो सबसे बड़ा नंबर। अब एलसीएम में इसका उल्टा होगा, वो सबसे छोटा नंबर जो कि दिए गए दो नंबर या तीन नंबर, अपन अभी दो नंबर पकड़ते हैं, समझ मैंने लिख दिया एलसीएम ऑफ 4,8 नहीं लिखता हूं मैं, 9 लिख देता हूं, 4,9। तो एलसीएम का मैंने क्या बोला, वो सबसे छोटा नंबर। पर वो सबसे छोटा नंबर क्या, वो सबसे छोटा नंबर जो दिए गए दो नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जो दिए गए दो नंबर में सबसे पहले आता हो। तो समझे, जैसे कि ये देखो, मैं एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ। अभी अगर मैंने मान लो दो नंबर लिख दिए 2 और 3, अब मैं बोलता हूँ कि इसका एलसीएम निकालो, मतलब क्या, वो सबसे छोटा नंबर जो कि दोनों के टेबल में सबसे पहले आता हो, या छोटा नंबर भी भूल जाओ, अभी के लिए इतना समझो, एक ऐसा नंबर जो कि दिए गए दो नंबर में सबसे पहले आता हो। अब मेरे को ये बताओ, 2 के टेबल, अगर मैं 2 का टेबल लिख दूं, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, ठीक है ना, एंड सो। अब अगर मैं 3 का लिख दूं, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, डॉट डॉट डॉट। अब मेरे को ये बताओ, वो ऐसा नंबर जो कि दोनों के टेबल में आ रहा है, कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 9 नहीं आ रहा, 12 नहीं आ रहा। एक्चुअली 2 के टेबल में 12 आता है लेकिन नीचे आता है, तो अपन अभी उसको नहीं पकड़ेंगे। बाकी ऐसा मत बोलना कि भैया 2 के टेबल में 12 नहीं आता, आपने गलत बता दिया, आता है भाई, आता है, मैं बता रहा हूँ तुझको। तो एलसीएम का मैं एग्जांपल दिया, क्या एलसीएम होता क्या है, वो सबसे छोटा नंबर, कौन सा छोटा नंबर, जो दोनों के टेबल में सबसे पहले आता हो। अगर तुम छोटा भूल भी जाओ, चलो एक पल को छोटा भूल जाओ, वो नंबर जो दोनों के टेबल में सबसे पहले आता हो, तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है सेकंड नंबर पे, इसमें 6 आ रहा है थर्ड नंबर पे। इससे पहले कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो बस फिर जो दो दिए गए नंबर में, मान लो तुमको दो नंबर कोई भी पकड़ा दिए, कल को मैंने तुमको बोला 200 और 400 ले लो, तो 200 और 400 में सबसे पहला कॉमन क्या आता है, 400 आता है ना। मान लो 200 एक जा 200, 200 एक जा क्या बोल रहा हूँ मैं, 200 वन जा 200, 200 टू जा 400, 400 वन जा 400। भाई देखो 200 के टेबल में 400 नहीं आ सकता, सॉरी 200 के टेबल में 400 आ सकता है, लेकिन 400 के टेबल में 200 नहीं आ सकता ना। तो बस वही बात है, वो नंबर जो दोनों दिए गए नंबर में सबसे पहले आता हो, वो तुम्हारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। और एचसीएफ क्या है, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। डिवाइड कर दे मतलब क्या, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अबे तू कंसेप्ट मत भूल, वो बुक खोल के मत देखते या लिखते मत जा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, तू कंसेप्ट समझ, समझा ना। तो एलसीएम अब अब ये जो अपना क्वेश्चन है, अब 4 और 9 में सबसे पहले क्या आता है। अब मैं भाई टेबल तो लिखने वाला हूँ नहीं, बिकॉज इसकी ना बहुत एकदम छोटी सी ट्रिक होती है, वो मैं अभी बताऊंगा आगे जब अपन थ्योरम सीखेंगे। अभी मैं थ्योरम भी बताऊंगा, तो तब तक के मैं तुमको बताने नहीं वाला हूँ कि इसकी ट्रिक क्या है। पहले मैं थ्योरम सिखाऊंगा, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए सिर्फ एलसीएम इतना समझ लो कि 4 के टेबल में वो कौन सा नंबर है जो सबसे पहले आता है, कॉमन ना। और 9 के टेबल में भी वो कौन सा नंबर है जो सबसे पहले आता है। सबसे पहले का मतलब ये नहीं कि भैया 4 के टेबल में सबसे पहले 4 आता है। अबे टेबल मुझको भी आता है, तुझको भी आता है, लेकिन वो नंबर जो दोनों में कॉमन है सबसे पहले, तो क्या आता है, आता है ना टेबल। बोल 4 का टेबल बोल और 9 का टेबल बोल, लिख के देख ले। 4 1 4 2 कुछ लिखते जा और फिर आ जाएगा तेरा आंसर। तो आंसर क्या आया, 36, क्योंकि 4 के टेबल में सबसे पहले आता है 36 और 9 के टेबल में भी सबसे पहले आता है 36। 4 9 जा 36, 9 4 जा 36। यहाँ पे एक ट्रिक और बन गई है, देखो अगर तो नंबर बहुत छोटे है ना, 10 के नीचे अगर नंबर है और तुमको मान लो निकालते नहीं जम रहा है, एक तुमको इवन पकड़ा दिया, एक तुमको ऑड पकड़ा दिया, अब तुम बोलोगे अबे भाई अब कैसे सॉल्व करूं मैं, मेरे को तो टेबल ही नहीं आता। तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 जा 36 खत्म। ये भी एक ट्रिक है, लेकिन ये कब यूज करना है, जब एमसीक्यू की बात हो। पता चला तुमको 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया, बोले एलसीएम निकालो, और तुम ये ऐसा लिख के आ जाओ कि 4 9 जा 36 होता है सर, तो मैंने 36 लिख दिया। अबे तुमको अंडा मिलेगा सीधा पेपर में। ये कब यूज करना है, जब तुम्हारा एमसीक्यू आएगा, ठीक है ना। तो जब एमसीक्यू की बात करेंगे तब ये ऐसे सॉल्व कर लेना तुम। अब एलसीएम समझा कि नहीं भाई, अबे बोलना समझा कि नहीं समझा ना, फिर ठीक है। तो देख HCF का मतलब क्या था, HCF वो सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए दो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, जीरो कर दे, वो HCF होता है। LCM का मतलब क्या है, दिए गए दो नंबर में जो सबसे पहले आता हो, कॉमन, समझा, जो दिए गए दो नंबर में सबसे पहला कॉमन आता हो,
वो है तेरा एलसीएम, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तू समझा? समझा ना? बस फिर ठीक है। तो भाई यहाँ पे एलसीएम भी खत्म हुआ। एचसीएफ के लिए मैंने आराम से 15-20 मिनट लगाए थे, एलसीएम के लिए भी। एलसीएम तो 5-10 मिनट में निपट गया। देखो बात क्या है ना, निपटाने को तो एक दिन 1 घंटे में पूरा चैप्टर निपट जाए। इरेशनैलिटी भी सिखा दूंगा मैं, लेकिन समझना भी तो है, सिर्फ लिखना थोड़ी है। तो एलसीएम देखो, अगर तुम समझ गए होंगे तो ठीक है। अब तुम बोलोगे कि भैया आपने नोटबुक क्यों बोला था, आप ना एनसीईआरटी का यूज कर रहे हो या नोटबुक का यूज कर रहे हो? तो अभी इस वीडियो में तो मैं दोनों का भी यूज नहीं करने वाला हूँ। एनसीईआरटी का भी यूज करूंगा मैं, तो एनसीईआरटी हाथ में रख, नोटबुक तो बाजू में रख दे, बिकॉज अभी कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं ना। ये क्या सॉल्व करेंगे, बच्चों की एग्जाम्पल है। अबे फर्स्ट में ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करता था मैं, समझे क्या? हाँ। तो देखो एलसीएम यहाँ पे खत्म हो गया अपना। जाओ जिसको पानी वानी पीना है थोड़ा पानी वानी पी लो, मैं तब तक के रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो गया अपना एलसीएम। आ जाओ भाई, अब खाना खाने मत बैठ जाना, पानी पीने बोला था मैंने, तुम खाना खाने बैठ गए यार सीधा। तो एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। अब क्या सीखे? मैंने तेरे को थ्योरम बाद में समझाऊंगा, तू पहले कंसेप्ट और समझ जा। अब मैं तुझको थ्योरम बाद में समझाऊंगा। अपन अभी क्या सीखे? एचसीएफ और एलसीएम, ये दो चीजें सीखी अपन ने। एचसीएफ सीखा और एलसीएम सीखा। अब इसको निकालने के लिए ना ट्रिक होती है। अब तुम हर बार थोड़ी सबसे बड़ा नंबर ढूंढोगे या सबसे छोटा नंबर ढूंढोगे, ऐसा तो तुम कर नहीं सकते। तो अब इसके लिए तुम एक ट्रिक लगाओगे जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब तुम बोलोगे भाई प्राइम नंबर क्या होता है? अगर मैं तुमको बोलूं 2 एक इवन नंबर है, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ 2 इवन नंबर है। क्यों क्यों इवन नंबर है? क्योंकि वो किताब में लिखा हुआ है। यही बात है ना, किताब में लिखा हुआ है इसके लिए इवन नंबर है। हमको थोड़ी पता इवन नंबर क्यों है। और दूसरा आता है, अगर मैं तुमको बोलूं 1 को मैं ऑड नंबर बोल सकता हूँ, तो तुम बोलोगे हाँ 1 ऑड नंबर है। बट क्या होगा अगर मैं तुमको बोलूं 1 जो है वो प्राइम नंबर है क्या? 1 जो है वो प्राइम नंबर है क्या? अबे नहीं है। हाँ क्या बोल रहे हैं? नहीं है। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है तेरा। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? वो जो कि, देखो पीएन लिख देता हूं मैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो कि 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ, वो नंबर जो कि 1 के टेबल में भी आते हैं और खुद के टेबल में भी आते हैं। अब मेरे को इतना बताओ, अगर मैं बोल दूं कि 1 प्राइम नंबर है, 1 के टेबल में तो आता है अभी, बट 1 खुद के टेबल में भी आता है, तो बात तो एक ही हुई ना। अगर 1 खुद के टेबल में आए कि 1 के टेबल में आए, आ तो एक ही टेबल में रहा है ना, लेकिन 2 टेबल में आना चाहिए। तो 1 को तुम प्राइम नंबर नहीं बोलोगे। वही अगर मैं लिख दूं 2, अगर मैं लिख दूं 2, तो 2 1 के टेबल में भी आता है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, और 2 खुद के टेबल में भी आता है, 2 1 जा 2, 2 टेबल हो गए ना। बस यही बात है, यही बात है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर समझ गए। तो अपन आगे बढ़ते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है ना? अब बेटा अब तुम नोटबुक निकाल लो, क्योंकि अब मैं जो लिख रहा हूँ ना, ये तुमको एक बार तो एटलीस्ट सॉल्व करना ही है खुद से। मैं 2 एग्जाम्पल कराऊंगा, पहला मैं खुद से करूंगा, दूसरा तुम करोगे। ठीक है ना? तो फटाफट से नोटबुक और पेन ले लो, बिकॉज अब मैं एग्जाम्पल करवाना स्टार्ट करूंगा। एचसीएफ और एलसीएम पे आया मैं। अब मान लो अगर मैं तुमको बोलूं 36 ले लो, ये एक नंबर है। अब तुम्हें इसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है तुमको इसका? प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करोगे बताओ मुझको, कैसे करोगे? डिवाइड करोगे बराबर ना? अबे बट किससे डिवाइड करोगे? फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? जो भी नंबर है उसको डिवाइड करते चले जाना, लेकिन किससे? सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्राइम नंबर, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्राइम नंबर, तो कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7 8 नहीं होता 11, और चलते चले जाएगा। बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं, सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। तुम 30-45 तक के देख लो, जितने प्राइम नंबर मिल रहे हैं, बस उसके अंदर ही आता है पेपर में। तो अगर मैं तुमको बोलूँ तुमको डिवाइड करना है, तो तुम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते 2
से डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको 3 से करेंगे, ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे ना तुमको एक फिगर बनाना है। अब किताब में पेन पेंसिल जो मिल रहा है ले लो और यहाँ पे 36 लिखने के बाद एक लाइन खींच दो। क्या करना है तुमको, पहले 36 लिखो और एक लाइन खींच दो। अब वो जो लाइन है जो 36 है उसके नीचे एक और लाइन खींच दो। क्या करना है तुमको, ये जो तुम्हारी 36 ये जो नंबर है तुम्हारा जो तुमको दिया गया है वो लिखो, उसके बाजू में लाइन खींच दो और उसके नीचे भी लाइन खींच दो। ठीक है, 2 लाइन तुमने लगा दी। एक देखो यार कितना बढ़िया सा प्लस बन गया है। तो अब यहाँ पे तुमको करते जाना है प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम डायरेक्ट 11 पकड़ लोगे कि 36 से मैं डायरेक्ट 11 से कर रहा हूँ। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है पहले उससे करो, फिर बड़े से करो, फिर अबे तुम स्कूल भी तो ऐसे ही जाते हो, पहले नर्सरी में जाते हो, फिर फर्स्ट में जाते हो, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, ऐसे करते हो ना। तो ऐसे ही करना है यहाँ पे भी, पहले 2 से करो। तो 2 1 जा 2, 1 6 16, 2 8 जा 16, कितना बचा 18 बचा। 2 के टेबल में 18 आता है, हाँ आता है। तो 2 लिख दो, इसके नीचे भी लाइन खींच दो, 2 9 जा 18, इसके नीचे भी लाइन खींच दो। और 2 के टेबल में 9 तो नहीं आता, अपन अब ऊपर चलते। तो ऊपर क्या आता है, 2 के बाद में 3 आ रहा है, तो जो 3 है उसके टेबल में 9 आता है। कितने नंबर पे, 3 3 का 9, एक और नंबर आ गया, उसके नीचे भी लाइन मार दो। अबे अब तो लाइन ही खत्म हो गई, तो लाइन को बढ़ा दो, सिंपल। अब 3 बचा, 3 के टेबल में 3 आता है, 3 1 जा 3, इसी के साथ खत्म। अब मेरे को ये बता, मैंने 3 से 3 को डिवाइड करा, अब तू बोलेगा कि 3 से 3 को डिवाइड करने के बाद भैया 1 कैसे आ गया। अबे मैंने डिवाइड नहीं किया, तू जो बोल रहा है ना जो 1 आया वो रिमाइंडर नहीं है, वो क्वोशंट है। क्वोशंट किसको बोलते हैं, जब मैंने 4 को, अबे याद कर, जब मैंने 4 को डिवाइड किया था तो मैंने क्या लिखा था, 4 1 जा 4, ऊपर 1 लिखा था, नीचे 0 लिखा था। तो बेटा जिसको ऊपर लिखते हैं ना उसको क्वोशंट बोलते हैं, और जिसको नीचे लिखते हैं वो रिमाइंडर होता है। ठीक है ना। तो ये जो 1 है ये रिमाइंडर नहीं है, ये क्वोशंट है तेरा। ये क्या है, ये तेरा क्वोशंट है, और जो रिमाइंडर है वो तेरा 0 आएगा। 3 1 जा 3 यार 0 ही तो आता है, कैसी बातें कर रहे हैं भाई तू। ठीक है ना। तो यहाँ पे 36 के अगर हम फैक्टर लिख दे, अब ये जो है ना ये 36 को तोड़ने के बाद के नंबर है। ये कौन से नंबर है, ये 36 को तोड़ने के बाद, 36 को तोड़ने के बाद वाले नंबर है, और ये जो नंबर है ये उसके फैक्टर्स है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, हो गया। तो 36 इज इक्वल टू 36, LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये जो मेथड है ना तुम्हारी, ये जो मेथड है जिसे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, यही है तुम्हारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जो इतना बड़ा थ्योरम तुम बोल रहे हो ना, फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम, अबे कुछ नहीं है, यही है बस कि नंबर को तोड़ते चले जाना है, हो गया, बन गया थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अबे कुछ नहीं, ये बड़ा चढ़ा करके लिखने वाले काम है। वो तुम्हारे मोहल्ले में एक आंटी होती है ना कि अगर तुम बाहर कभी पकड़े गए तो आपको पता है उसने क्या किया था, ये वैसे वाला काम है, बड़ा चढ़ा करके लिखते किताब में। ठीक है ना। तो ये इसके फैक्टर्स है, तो बस ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब एनसीईआरटी निकाल लो। ठीक है ना। आज हमने क्या क्या देखा, एचसीएफ देख लिया, क्या होता है एचसीएफ, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, और एलसीएम देखा, एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा नंबर जो दोनों में पहले कॉमन है, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये नहीं कि तुम आगे जाके बोल दो कि हमको सर प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, अब तुम बोलोगे कि हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आता है। पेज नंबर 3 निकाल लो, उस पर तुमको दिख जाएगा। देखो अब मैं रीड करता हूँ, थ्योरम नंबर 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर। अरे अब तुम बोलोगे भैया कंपोजिट नंबर क्या होता है, अबे कंपोजिट मतलब नंबर यही है, तू आगे तो सुन यार, तू पहले सुन तो सही। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या मतलब है इसका, जो भी नंबर है, मान लो अभी कंपोजिट वगैरह भूल जाओ, सिर्फ नंबर याद रखो, जो भी नंबर है अगर वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये प्रोडक्ट है, अगर अबे मल्टीप्लिकेशन करते तो उसको प्रोडक्ट ही तो बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर, याद आ रहा है कुछ, अबे थर्ड में पढ़ा था तुमने। ठीक है ना। तो कहाँ पे थे, फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो प्राइम नंबर तो हमको पता है 2 3, मैंने यहाँ पे 36 को क्या लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा है ना, प्राइम नंबर से और सबका मल्टीप्लिकेशन है। तो बस वही बात है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट भूल जा तू, एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम,
एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक मतलब वही 2 और 3 से होता है बस ये ऐसा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर, ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर, इसको कट मार दो, इसको सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर, इसका सिंपल सा मतलब है कि बस ऊपर नीचे लिख देना। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, अबे तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, एक ही बात है ना भाई। तो बस एक ही बात है, तो लास्ट वाली लाइन को कट मार दो। अब बारी आती है, देखो थ्योरम कंप्लीट हो गया, एनसीईआरटी बंद कर दो। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। ये जो मैंने नंबर लिखा है, ये नंबर कंपोजिट क्यों है और इस कंपोजिट का मतलब क्या होता है। कंपोजिट का बेसिक मतलब है जो नंबर बाकी सब नंबर्स को मिला करके बनाओ। जैसे अगर मैं बोल दूं 2 कंपोजिट नंबर है, अबे तो 2 कंपोजिट नंबर कहाँ पे है, कहाँ पे 2 किससे मिलकर बना है, 2 तो 2 ही है ना। अब तुम ये मत बोल देना भैया 1 + 1 2 होता है, क्या बोला मैंने, 1 + 1 2 होता है, सही बात है तेरी बात, 1 + 1 2 होता है। लेकिन अगर तू थ्योरम खोलेगा, खोल पेज नंबर 3 थ्योरम पढ़, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, क्या बोला मैंने, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो जो भी नंबर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में रहेगा, जो भी नंबर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में रहेगा उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अगर मैं बोल दूं 6, तो 6 किससे बना है, 3 + 3 6 होता है ना भाई, या 2 + 2 + 2 6 होता है। 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर। तो जो भी नंबर प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में या प्राइम नंबर्स के एडिशन में बने वो कंपोजिट नंबर होता है। एक बार को तुम एडिशन भूल जाओ, जो एडिशन है वो ज्यादा सटीक आंसर नहीं है, मतलब ज्यादा सही नहीं, तुम प्रोडक्ट ही समझो। 2 × 3 6 होता है। तो जो भी नंबर प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन में बनते हैं उसी को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। यहाँ पे तुम्हारा थ्योरम खत्म हो गया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या था, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या बोला मैंने, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। बस ये तुम्हारा फंडामेंटल थ्योरम खत्म हो गया। और प्राइम प्रोडक्ट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये क्या किया था हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन, बस हो गया। अब देखो जो ये वीडियो थी ना, इस वीडियो के लिए तो इतना ही था। आज हमने एचसीएफ सीखा, एलसीएम सीखा और ये थ्योरम सीखा। थ्योरम भूलना मत, पेपर में पूछा नहीं जाता है थ्योरम, तुमको नहीं बोलेंगे थ्योरम एक्सप्लेन करो, बस थ्योरम का काम एक ही है, ये बताना कि जो कंपोजिट नंबर है वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होता है। ये जो इतनी बड़ी 3 लाइन की डेफिनेशन लिख के दी है ना, इसका एक ही मतलब है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होते हैं, खत्म। तो अब देखो यार, अगर मैंने बुक छापी होती ना तो मैं तो डायरेक्टली लिख देता एवरी प्राइम फैक्टर इज अ कंपोजिट नंबर, एवरी प्राइम फैक्टर इज अ कंपोजिट नंबर। सही बात है कि नहीं, तुम जाके अबे चैट जीपीटी पे सर्च मार दे, वो भी हाँ बोलेगा। तो देखो सिंपल है, इतनी सी चीज के लिए 3 लाइन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ये डेफिनेशन पूछी भी नहीं जाएंगी। बस याद रखो कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होता है। अगर तुमको ऐसा बोल दिया, ये नंबर भूल जाओ, अगर तुमको बोल दिया ये जो नंबर इसकी मल्टीप्लीकेशन है, क्या ये कंपोजिट नंबर है, हाँ कि ना, है भाई है, क्योंकि प्राइम नंबर है उनका प्रोडक्ट है। जो भी नंबर निकलेगा, समझ नंबर निकल रहा है 13241, ये 13,241 ये नंबर निकला, तो ये नंबर कंपोजिट है। बाकी मुझको पता नहीं कंपोजिट है कि नहीं, मैंने चेक नहीं किया था, मैं बस ऐसे ही नंबर लिख दिया। तो ये नंबर कंपोजिट है, क्यों, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बस यही था तुम्हारा फंडामेंटल थ्योरम। आज एलसीएम सीखा, एचसीएफ सीखा, फंडामेंटल थ्योरम सीखा। अब कल मैं फैक्टराइजेशन बताऊंगा। ये जो आज अपन ने सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन था, इसके बाद में बस यही तुमको करना है। ये बेटा ये सीख लो, हाँ ये नहीं सीखो तो वीडियो पीछे जाओ, ये सीखो। मैं तुमको एक सवाल होमवर्क दे देता हूँ, ये 48 ले लो, ठीक है ना। यार तुमको दिख नहीं रहा होगा, मेरे को पता है, ये लो 48 और 64, ठीक है ना। ये 2 नंबर दिए मैंने, पहले 48 का प्राइम फैक्टर निकालो, आई मीन प्राइम फैक्टराइजेशन, और 64 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। इन दोनों के निकालो, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, तुम बराबर समझ जाओगे। थ्योरम खत्म, एचसीएफ एलसीएम खत्म। अब जो दूसरी वीडियो आएंगी, पता नहीं कब आएंगी क्योंकि मेरी खुद की स्कूल चालू है, तो अब जो दूसरी वीडियो आएंगी उसमें अपन इन दोनों का रिलेशन पढ़ेंगे, इन दोनों की रिलेशनशिप क्या है। तो सुन के बहुत खुश हो गया बेटा, तेरी रिलेशनशिप के बारे में पता है मुझको। तो इन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में अपन सीखेंगे कि इन दोनों का क्या रिलेशन है, एचसीएफ और एलसीएम का। और
जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कैसे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है, लेकिन कैसे वो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर पॉसिबल हो पाया, जो कि हो ही जाएगा, रिलेशन सिखाने के बाद में सिर्फ इरेशनैलिटी बचेगा, वो सबसे लास्ट में लेंगे अपन। तो रिलेशन से पहले जो ये अपना कंसेप्ट है, इसके मैं सीबीएसई बोर्ड पेपर्स के सारे क्वेश्चन मेरे पास देखो अभी भी लिखे हुए, अगर तुमको दिखाऊं ना तो यार तुम यकीन नहीं करते, वही बात है। ये देखो मेरे को पता नहीं तुमको दिख रहा है कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस ना मैंने लिख के रखे। पिछले 10 साल के पेपर में जितने क्वेश्चंस रिपीट हुए ना, वो सारे क्वेश्चन इसमें लिखे हुए। तो कल की जो वीडियो आएंगी ना बेटा, तो उसमें तुम नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना, तुम्हारा बहुत फायदा होने वाला है। फ्री में पढ़ा रहा हो तुमको, बस एक कमेंट कर दिया करो यार, मेरे को भी अच्छा लगता है, बोल दिया करो सर अच्छा लगा, या भैया बोल लो, तुमको जो बोलना है बोल लो। तो एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो गया, 3 कंसेप्ट हो गए, 2 कंसेप्ट बाकी है, कल की वीडियो में सीखेंगे। बाय बाय, जा सकते हो।